दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम वोटर लिस्ट का चल रहा है, उस काम को देखते हुए और उस काम की गति, उस काम के लिए जरूरी दस्तावेजों का अभाव ज्यादातर लोगों के पास जो बना हुआ है, और उस परिस्थिति में राहुल गांधी जब पटना में सड़क पर उतरने जा रहे हैं और इन सब के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आधा दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों और संगठनों ने जब याचिका लगाई और उस याचिका पर, उस रिट पर 10 जुलाई की तारीख जब सुनवाई के लिए तय हो गई, तब उसके बाद तो साफ साफ दिखाई देता है कि लोकतंत्र को के महापर्व को संपन्न कराने के लिए जो ज्ञानेश कुमार का आयोग है, वो ज्ञानेश कुमार का आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टैंड पर कायम रह पाएगा? क्योंकि 1995 का एक जजमेंट है, रामदेव भंडारी एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट को यदि आप पढ़े तो साफ जाहिर होता है कि ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग को मुंह की खानी पड़ सकती है। वो जजमेंट 2 जजों की बेंच ने दिया था, जस्टिस एम अहमदी और जस्टिस एसपी भरूचा की बेंच ने दिया था, और वो मुद्दा बड़ा टिपिकल था। और उस मुद्दे की चर्चा के लिए सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि बिहार में चल क्या रहा है, जरा संक्षेप में उसकी चर्चा कर लें। बिहार में एसआईआर के नाम से वोटर लिस्ट का एक विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है, और वो काम स्वाभाविक है कि ज्ञानेश कुमार के आयोग के आदेश से ही चल रहा है। और ज्ञानेश कुमार का आयोग उसमें 11 दस्तावेजों को जरूरी बता रहा है, लेकिन जो दस्तावेज सबके पास है उसे जरूरी नहीं माना है। उसमें आधार है, ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड भी है, ज्यादातर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन आधार तो सबके पास है। और इन तीनों को नहीं माना है, राशन कार्ड को भी नहीं माना है, और जिन्हें माना है वो सोसाइटी के बहुत छोटे तबके के पास है, बहुत बड़े तबके के पास या सबके पास नहीं है। तो सवाल उठता है कि जो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, क्या उनका नाम काट दिया जाएगा, या फिर जो एक संशोधित सर्कुलर आया, उस संशोधित सर्कुलर के आधार पर क्या ये मान लिया जाए कि ईआरओ यानी जो निर्वाचक निबंधक अधिकारी हर ब्लॉक में बैठा हुआ है, अब उसके रहमो करम पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाने वाले लोगों का वोटिंग राइट रह जाएगा? ये कई सवाल जब एक साथ खड़े हो गए, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जिस प्रकार से खटखटाया गया, विपक्षी दल जिस प्रकार से सड़कों पर उतरे हैं, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो या राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हो जिसमें पीयूसीएल और एडीआर जैसी संस्थाएं हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, महुआ मोइत्रा भी सड़क पर उतरी है, चाहे दूसरे राज्यों की इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो, इन सब ने जिस प्रकार से सवाल उठाया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार ने फ्रंट पेज की स्टोरी इस पर की, कवर स्टोरी की कि बिहार में जिस प्रकार की हलचल मची हुई है, उससे लोकतंत्र का महापर्व ही कहीं चुनौतीपूर्ण कार्य न बन जाए। और जो हालात बने हुए हैं, उस हालात के बीच आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का प्रतिनिधिमंडल भी आज मिला। इसके पहले तमाम विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल भी ज्ञानेश कुमार से मिल चुका है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से अगर आज से 15-20 साल पहले के भारतीय क्रिकेट के दौर को याद करें, तो एक कोच आए थे ग्रेग चैपल, टीम हार रही थी लेकिन कहते थे प्रयोग जारी रहेगा। और प्रयोग कैसे करते थे? वीरेंद्र सहवाग से बॉलिंग कराते थे रेगुलर बॉलर की तरह, और इरफान पठान से ओपनिंग करवाते थे। प्रयोग जारी रहेंगे, और उस प्रयोग धर्मिता में भारत का 2007 का वर्ल्ड कप बुरी तरह से पिट गया था। अंततः बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए खिलाड़ियों ने ही जब एक तरह से अंदरूनी विद्रोह कर दिया कोच के खिलाफ, तो ग्रेग चैपल को जाना पड़ा। लेकिन यहां तो इस कोच को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। इस कोच के अविवेकपूर्ण निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। और तभी यह जरूरी हो जाता है कि 1995 की 17 जनवरी को रामदेव भंडारी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जजमेंट में आखिर कहा क्या गया था, जस्टिस अहमदी और जस्टिस भरूचा की बेंच में। हालांकि जस्टिस के जयचंद्र रेड्डी ने भी उस मामले में कुछ दिनों तक सुनवाई की थी। दरअसल वो फैसला बड़ा दिलचस्प था और बड़े विशेष परिस्थितियों में लिया गया फैसला था। और उस फैसले को यदि आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, गूगल करके देख सकते हैं, ये मुगल का दौर नहीं है, ये दौर मौजूदा दौर है।
2025 का साल है और 2025 के दौर में गूगल करने में दिक्कत नहीं है। गूगल करके आप उस फैसले को देख सकते हैं। उस फैसले के पहले जो कारण थे वो बड़े दिलचस्प थे। कारण यह था कि उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन। बिहार और उड़ीसा की विधानसभाओं का कार्यकाल 15 मार्च 1995 को खत्म हो रहा था। बिहार में लालू यादव की जनता दल सरकार थी और उन्हीं की पार्टी की सरकार उड़ीसा में बीजू पटनायक के नेतृत्व में थी। दोनों जगह विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था और चुनाव कराने थे। टीएन शेषन और उनका आयोग, जैसे आज ज्ञानेश कुमार का आयोग है, इस बात पर अड़ा हुआ था कि जब तक फोटो पहचान पत्र नहीं बनेंगे तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। बिहार में तो 5 चरणों का चुनाव 9 चरणों में चला गया और राष्ट्रपति शासन तक लगाना पड़ गया था कुछ दिनों के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए। उस वक्त ये मामला रामदेव भंडारी, जो उस वक्त जनता दल के राज्यसभा सांसद थे, तब राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना था, जनता दल ही था, और रामदेव भंडारी जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, कुछ अन्य लोग भी पहुंचे, तब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। और इस मामले की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट की कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 168 और 172(1) के तहत हर राज्य को, यदि उस राज्य की विधानसभा समय से पूर्व भंग नहीं हुई है, तो 5 साल के बाद अपने जनप्रतिनिधियों, अपनी नई विधानसभा को चुनने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही कि फोटो पहचान पत्र यदि नहीं बन पाया है तो इस आधार पर राज्य के विधानसभा चुनाव में अवरोध उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और फोटो पहचान पत्र अगर नहीं है तो किसी को वोटिंग राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। और चुनाव रोकने के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने जो चुनाव रोकने की हद तक टीएन शेषन की मंशा उस वक्त प्रतीत हो रही थी, उस पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द इलेक्शन कमीशन शैल नॉट विथहोल्ड द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार एंड ओडिशा on the ground that the said government has failed to complete the process of insurance of photo identity cards by the deadline prescribed by it। यानी जो डेडलाइन दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि इतने दिनों में मतदाता पहचान पत्र लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया जाना चाहिए, वो नहीं बना पाया यदि दोनों राज्य या दोनों में से कोई राज्य, तो चुनाव समय पर नहीं होंगे। ये बात जब चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रही थी, मंशा दिखाई दे रही थी, तब जनता दल के लोग, रामदेव भंडारी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार चुनाव का रास्ता साफ हुआ। उस वक्त बिहार में तो शायद 8-10% लोगों के ही वोटर कार्ड बन पाए थे। उड़ीसा ने भी 86% वोटर कार्ड बना लिए थे। और चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 1995 तक की डेडलाइन दी थी, 1.5 साल का समय, यानी 1993 की जुलाई से लेकर 1994 के दिसंबर तक पूरे 18 महीनों का समय दिया था बनवाने के लिए इलेक्शन कार्ड। इलेक्शन कार्ड नहीं बनेगा तो टीएन शेषन चुनाव करवाने की मंशा में नहीं दिख रहे थे। लेकिन साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ना तो किसी वोटर को आप उस आधार पे वोटिंग राइट से वंचित कर सकते हैं, क्योंकि नहीं बन पाया वोटर आई कार्ड। अगर राज्य सरकार ने हीला हवाली ही दिखाई है, मान लीजिए कि हीला हवाली ही राज्य सरकार ने दिखाई, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी वोटर को, किसी योग्य मतदाता को उसके वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाए। चुनाव होगा और सभी लोग वोट डालेंगे। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का फैसला था, 17 जनवरी 1995 का फैसला। अब सवाल ये है, ये फैसला आज क्यों प्रासंगिक है? आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि बिहार में जो वोटर लिस्ट की 3 कैटेगरी बनाई गई है, अब उसमें देखिए कहां कहां दिक्कत है। पहली बात कि जो डॉक्यूमेंट सबके पास है, यानी आधार, उसे नहीं माना जा रहा है। और जब स्पेशल समरी रिव्यू एसएसआर चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच करा लिया, 25 जनवरी 2025 को बिहार की मतदाता सूची, वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी, उसे अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत को चरितार्थ करने की क्या जरूरत थी? जब मतदान का समय करीब आया, जब बिहार चुनावी दौर में प्रवेश करने लगा, उस वक्त बिना लगन की शहनाई बजाने चुनाव आयोग क्यों गया?
क्यों ज्ञानेश कुमार ने यह कहा कि अब विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होगा? ये बातें क्यों कही आयोग ने? क्या इसी वक्त ये टाइम मिला था? और लोग तर्क दे रहे हैं, इसके पक्ष में तर्क देने वाले जो भक्तों की जमात है, वो तर्क क्या दे रही है? वो तर्क ये दे रही है कि 2003 में भी तो ये काम हुआ था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 2003 में जो काम हुआ था, क्या उस वक्त किसी से यही सब डॉक्यूमेंट मांगे गए थे? और 2003 में जो काम हुआ था, क्या वो 30 दिन के अंदर हुआ था कि 25 जून से लेकर के 25 जुलाई के बीच इस मामले को खत्म करना है? क्या यही काम हुआ था 2003 में? 2003 में जो रिव्यू हुआ था, वो घर घर जाकर के रिव्यू किया गया था। कितने वोटर हैं, कितने लोग दूसरी जगह वोटर बन गए, कितने लोग दिवंगत हो गए, इन सब चीजों का डेटा इकट्ठा की करने के लिए पूरे 365 दिन यानी 1 साल का वक्त लिया गया था। तब जाकर के उस वक्त विशेष गहन पुनरीक्षण का काम संपन्न हुआ था। ये नहीं हुआ था 2003 में कि चुनाव सर पर है और 30 दिनों में पुनरीक्षण का काम पूरा करो। ये नोटबंदी की तरह, वोटबंदी की तरह, वोटबंदी जैसा फरमान लाने के पीछे का मकसद क्या है? आसानी से कोई समझ सकता है कि जब लोगों के पास, जिस राज्य में जो डॉक्यूमेंट सबके पास अवेलेबल हो, उस डॉक्यूमेंट की मान्यता ही ना दी जाए, और जो डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं हो उसे ही जरूरी दस्तावेज बना दिया जाए कि इन्हीं 11 में से कोई ना कोई एक लाइए, तभी आपका काम होगा, तभी आपका नाम बचेगा। इस तरह के हालात बनाए जाए और फिर उसके बाद कहा जाए कि नहीं नहीं, 2003 के वाली वोटर लिस्ट में जिनके नाम है उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो सादा कागज ही भर के दे दे। अब सवाल ये उठता है कि 2003 की वोटर लिस्ट में बहुत लोगों के नाम में अशुद्धि थी, और अशुद्धि के बाद उस नाम को लोगों ने ठीक कराया। कई सारे बीएलओ से मैंने भी बात की है। तो जिन लोगों ने अपना नाम 2003 के बाद 3 में अशुद्धि थी, यदि नाम में, वोटर लिस्ट में कैसे अशुद्धि होती है आप सभी जानते हैं। मैं खुद एक मतदाता को जानता हूं जिनका नाम, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब स्टूडेंट हुआ करता था तब की बात कर रहा हूं, उनका नाम हिंदी में लिखा हुआ था पांचू राम, और उसका ट्रांसलेशन नीचे अंग्रेजी में किया हुआ था 5 राम। पांचू को 5 यानी पांचू को 5 मान के अंग्रेजी में 5 लिख दिया गया था। तो किसी में बड़ी ई की मात्रा, किसी में छोटी ई की मात्रा, किसी के नाम के बीच के गैप को खत्म कर दिया गया, स्पेस को खत्म करके मिडिल नेम और फर्स्ट नेम को जोड़ दिया गया। ये सब चीजें जो वोटर लिस्ट में होती है, 2003 में जिनकी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, अब बीएलओ कह रहे हैं कि जिनकी लिस्ट में उन्होंने नाम को सुधरवाने का काम किया है, उनको तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। या 3 के बाद जो लोग का नाम जुड़ा है, उन्हें तो अपने साथ साथ माता पिता में से भी किसी एक का देना है। और जब बिना डॉक्यूमेंट के ही जमा करना है, तो फिर इस एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? और जब ये जमा बीएलओ कर देंगे, चाहे डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उसके बाद ईआरओ साहब फैसला लेंगे कि क्या करना है बिना सत्यापन वाले वोटरों का। उनकी मर्जी पर, उनकी मर्जी पर जब चीजें चली जाएंगी, तो क्या विपक्षी दलों की इस आशंका को खारिज किया जा सकता है कि जिन सामाजिक समूहों में विपक्षी गठबंधन के वोटर्स है, वहां से कुछ लोगों के बिना सत्यापन वाले नाम हटा दिए जाए? ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर यदि राहुल गांधी सड़क पर उतर रहे हैं, यदि पवन खेड़ा समेत तमाम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को सुनवाई करने जा रहा है, तो 17 जनवरी 1995 का रामदेव भंडारी केस निश्चित तौर पर ज्ञानेश कुमार के और उनके आयोग के लिए गले की फांस बनने जा रहा है। और फिर वहां पर ये एश्योरेंस देना होगा कि पुनरीक्षण तो होगा, यदि होता है तो या तो पुनरीक्षण पर स्टे लगाना होगा, या फिर पुनरीक्षण करने के काम को आगे टालना पड़ सकता है, या फिर पुनरीक्षण के काम को यह कहते हुए कि जो भी वोटर है उसी वोटर लिस्ट पर बिहार चुनाव कराए जाएंगे, और उसके बाद पुनरीक्षण का काम अगले 1 साल या 6 महीने तक किया जाएगा। इस तरह का कुछ एश्योरेंस तो देना होगा, क्योंकि 17 जनवरी 1995 का जो फैसला है, उसके बाद की परिस्थितियों को आप देखें तो भारत बदल चुका है। उस वक्त मोबाइल फोन सबके हाथ में नहीं थे। 1995 में तो पहला मोबाइल फोन आया था इस देश में, 17 जनवरी 1995 तक नहीं आया था। 95 के सेकंड हाफ में पहला मोबाइल फोन इस देश में आया था। तो ना तो मोबाइल फोन थे,
और न ही 1.5 GB डेटा सबके पास था, न ही कस्बे कस्बे गांव गांव में साइबर कैफे थे। साइबर कैफे देखने के लिए लोगों को दिल्ली मुंबई आना पड़ता था कि इंटरनेट होता क्या है, और जो इंटरनेट था उसकी स्पीड भी राम भरोसे थी, यानी नया नया इंटरनेट आ रहा था। उस वक्त वो जमाना नहीं था, आज जमाना वो है। तभी बायोमेट्रिक पहचान, जिसमें आंख की पुतलियों का भी स्कैन किया गया है आधार में, आपके फिंगरप्रिंट्स को भी लिया गया है, और उस डॉक्यूमेंट को मानने से ज्ञानेश कुमार का आयोग इनकार कर दे, निश्चित तौर पर कोई स्वस्थ व्यक्ति जिसके पास सोचने समझने की शक्ति हो, इस तरह के फैसले लेने के पहले 10 बार सोचता जरूर कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं। दूसरा, जो मतदाता नियमावली है, वोटर लिस्ट के लिए जो नियमावली है 1960 की नियमावली में कहीं भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन परीक्षण की प्रक्रिया का जिक्र नहीं है। मैनुअल में जिक्र है, मैनुअल में जिक्र नहीं है, बल्कि मैनुअल में यह कहा गया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की अशुद्धि को दूर करने के लिए फैसले ले सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को यह अधिकार कतई नहीं है कि जिस डॉक्यूमेंट को भारत सरकार ने बनाया है, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर पासपोर्ट बन रहा है, जिस पासपोर्ट की मान्यता आयोग दे रहा है, उस पासपोर्ट के लिए जो जरूरी दस्तावेज है आधार, उस आधार की ही मान्यता रद्द कर दे। ये अधिकार निश्चित तौर पर ज्ञानेश कुमार को नहीं है, न ही उनके आयोग को है। फिर कैसे रद्द कर दी? क्यों नहीं जन्म तिथि के प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड को भी स्वीकार किया, आधार को पैन से लिंक करा दिया, आधार को वोटर आईडी से लिंक करा दिया गया। तो ये लिंक क्यों कराया था? अचार डालने के लिए लिंक कराया गया था क्या, कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ो, वोटर आईडी को आधार से जोड़ो। और जब जोड़ दिया गया, उसके बाद एक नए तरह का ड्रामा शुरू हो गया। किस मकसद से यह काम किया गया, ये तो ज्ञानेश कुमार ही बता सकते हैं। और ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या बताया जाए, ये कौन है, क्या है? 88 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और उसके पहले आईआईटीएन रहे, आईआईटी से पढ़कर आए, और पता नहीं आईआईटी से कौन सी पढ़ाई की कि आधार में उन्हें दिक्कत दिखाई दे रही है और पासपोर्ट सही लग रहा है। जो बिहार में महज 27,44,000 लोगों के पास है, 8 करोड़ वोटर में महज 27,44,000 के पास पासपोर्ट है। और बिहार के जितने लोग बाहर रहते हैं, क्या सभी इंटरनेट चलाना जानते हैं? क्या सभी ऑनलाइन फॉर्म खुद से भर सकते हैं? 1.5 GB डेटा खर्च करना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस पढ़ना और फॉर्म भरना, दोनों में फर्क होता है। यह बात कौन समझाए ज्ञानेश कुमार को? लेकिन आदेश निकाल दिया। अब लोग मिलते रहे, हल्ला होता रहे, सड़क पर विरोध प्रदर्शन होता रहे। यही मौजूदा दौर में इस देश की नियति बन चुकी है। और ज्ञानेश कुमार के बारे में जो मैंने बताया कि पहले ये क्या थे, तो निर्वाचन सदन में इस देश में लोकतंत्र को के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले ये जनाब सहकारिता मंत्रालय में सचिव हुआ करते थे। वही सहकारिता मंत्रालय जिसके मंत्री मौजूदा दौर में अमित शाह है। वही अमित शाह जो एनआरसी कराने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखते हैं, और एनपीआर के लिए दिखते हैं, सीएए के लिए दिखते हैं संकल्पित। एनआरसी, एनपीआर और सीएए कराने वाले व्यक्ति के साथ दूसरे मंत्रालय में ही सही, लेकिन काम कर चुके, अयोध्या मामले को देख चुके, धारा 370 के बाद, 370 के सेक्शन बी को हटाने के बाद, 370 तो खैर अब भी है, कश्मीर को डाउनग्रेड कर यूनियन टेरिटरी में बदलने वाला फैसला लेने में भी उस वक्त मंत्रालय के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाने वाले ब्यूरोक्रेट यदि निर्वाचन सदन आते हैं, कौन भरोसा करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह के साथ काम कर चुका व्यक्ति, जो उनका इतना भरोसेमंद है कि जब सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया जाता है तो ये जनाब वहां भी होते हैं, अयोध्या मामला होता है ये जनाब वहां भी होते हैं, कश्मीर मसला होता है 370 का या लद्दाख को अलग यूटी बनाने का, ये जनाब वहां भी होते हैं। तो हर जगह जहां अमित शाह को इनकी जरूरत थी, उनके मंत्रालय को जरूरत थी, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, हर जगह जहां इनकी जरूरत थी, वही व्यक्ति अगर यहां पर आकर के निर्वाचन सदन में काबिज हो जाए और उसके बाद इस तरह के फैसले ले, तो लोगों के मन में तो संदेह होना स्वाभाविक है कि क्या वाकई यह व्यक्ति निष्पक्षता के आधार पर फैसले ले रहा है। भारत जैसे देश में वजूभाई वाला
भगत सिंह कोश्यारी और रोमेश भंडारी जैसे पक्षपातपूर्ण गवर्नरों की परंपरा रही है, जिनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से रोक या अंतरिम रोक लगानी पड़ी है और नए सिरे से फैसला देना पड़ा है। तो आज के दौर में ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, ये बिहार के लोकतंत्र में, देश के लोकतंत्र में बिहार के वोटर्स को वंचित करने का यदि अभियान नहीं है तो आखिर है क्या? ये बात निश्चित तौर पर स्पष्ट करनी चाहिए कि इस समय ये करने की जरूरत क्या थी। और हां, रामदेव भंडारी वाला फैसला निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी नजीर के तौर पर 10 जुलाई को सामने आ सकता है। देखते जाइए 10 जुलाई को क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।